नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त है राजधर्म का। भारत की राजनीति के इतिहास में ऐसी घटना घट रही है जो अभूतपूर्व है। ना अब तक इसकी कोई मिसाल आपने देखी होगी और ना ही आपको आने वाले सालों में अगर शायद किसी घटना की मिसाल दी जानी होगी तो शायद इसी घटना की दी जाएगी। मैं बात कर रही हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। देश में पहली बार हो रहा है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर तिहाड़ जेल में बंद हुआ है। देश में पहली बार ऐसा होगा जब तिहाड़ से सरकार चलाई जाएगी। इस वक्त जब मैं आपके सामने ये खबर रख रही हूं, इस वक्त जब राजधर्म लेकर मैं हाजिर हूं, इस वक्त कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेजे जाने की तमाम कागजी कार्रवाई चल रही है, फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही है। आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड नहीं मांगी, जुडिशियल कस्टडी मांगी। आसान शब्दों में समझाएं तो कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को अब शराब घोटाला मामले में जेल जाना होगा। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से अब उन्हें फिलहाल पूछताछ नहीं करनी है, जब करनी होगी तो फिर कस्टडी मांगी जाएगी। ईडी ने ऐसा क्यों कहा? जेल से सरकार कैसे चलेगी? आम आदमी पार्टी में अब अगला नंबर किसका है? और अरविंद केजरीवाल ने किन दो मंत्रियों का नाम लेकर खुद आम आदमी पार्टी को ही चौंका दिया, उन दो मंत्रियों को चौंका दिया, ये सब आपको बताऊंगी। और बड़ा सवाल ये भी कि क्या बाहर बैठी हुई सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की कमान संभालने वाली है और जेल के अंदर से यानी तिहाड़ से अरविंद केजरीवाल सरकार चलाने वाले हैं? इन सभी सवालों का जवाब एक एक करके आपके सामने रखूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं कि आज कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट के अंदर घटे हुए 20 मिनट जो आज अरविंद केजरीवाल के लिए खतरनाक साबित हुए। और क्यों मैं ये कह रही हूं? क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर तिहाड़ जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सीधे ईडी की कस्टडी से तिहाड़ पहुंच रहे हैं। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 22 मार्च को सीएम को कोर्ट में पेश किया गया। जब पहली गिरफ्तारी हुई थी तभी यह अंदेशा जता दिया गया था कि अरविंद केजरीवाल का बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होने जा रहा है, और कुछ वही हुआ। 22 मार्च को कोर्ट ने 6 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा और फिर रिमांड पर भेजा, और 28 मार्च को जब वो दोबारा पेश हुए तो उनकी ये रिमांड 4 दिन के लिए और बढ़ा दी गई। और आज जब ईडी के वकील कोर्ट में आए तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल की रिमांड नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी चाहिए। और आज अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए, आज पहली तारीख है अप्रैल के महीने की, और अब 15 अप्रैल तक के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। न्यायिक हिरासत में भेजने का यह आदेश कोर्ट की ओर से आ चुका है। ईडी की रिमांड की जगह कोर्ट से केजरीवाल को तिहाड़ भेजने के लिए क्यों कहा गया? इसके पीछे भी कारण है। वो कारण क्या है आपको समझाती हूं। ईडी ने अदालत में जो एप्लीकेशन दी है वो एप्लीकेशन इस वक्त आपके सामने है। इस एप्लीकेशन के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन के मुताबिक अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के पासवर्ड्स वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। ईडी ने कोर्ट में साफ साफ कहा अरविंद केजरीवाल हर सवाल का गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जरा इसको रोकिएगा, आपको फिर से बताती हूं जो स्टेटमेंट दिया गया। हर सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल कह देते हैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आप देखिए मैंने हाईलाइट किया है ये पोर्शन। अरविंद केजरीवाल evaded replying to this by claiming unawareness to the person who work at the CM कैंप ऑफिस। यानी कि हर सवाल का वो इस तरीके से जवाब दे रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, क्या हो रहा है इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वो कंफ्यूज कर रहे हैं, वो भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। द अरेस्टी ऑल्सो डिड नॉट रिवील the passwords of his digital devices which is inhibits the evidence collection and also shows the non-cooperation of the arrestee यानी कि अरविंद केजरीवाल। इसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल को जिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के पासवर्ड शेयर करने चाहिए जिससे कि जांच
जांच आगे बढ़ाई जा सके, वो ये पासवर्ड शेयर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक कई सारे सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। अपने आईफोन का पासवर्ड उन्होंने नहीं दिया है, जो ये बताता है कि नॉन कोऑपरेशन, देख रहे, नॉन कोऑपरेशन ऑफ द अरेस्टी। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, इस जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी की इस मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी कि अब केजरीवाल तिहाड़ में रहेंगे। कम से कम 15 अप्रैल तक तो उन्हें तिहाड़ में ही रहना होगा। अब सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से ही सरकार चलाएंगे? वो कैसे रोजमर्रा के सरकारी कामकाज से जुड़े हुए फैसले लेंगे? वो फाइलों पर साइन कैसे लेंगे? वो कैबिनेट की मीटिंग कैसे लेंगे? ऐसे तमाम सवाल तो आपके भी दिमाग में होंगे। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। ही इज अ सीएम विदाउट पोर्टफोलियो, लेकिन सरकार के मुखिया तो वो है। तो तिहाड़ में केजरीवाल की पॉलिटिकल फैमिली के बारे में पहले आपको बताती हूँ, उसके बाद फिर जेल मैनुअल क्या कहता है वो भी आपको बताऊंगी। आप जानते हैं मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली सरकार पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो इस वक्त जेल के अंदर ही मौजूद है। संजय सिंह की बात करें, राज्यसभा सांसद है, वो भी जेल के अंदर मौजूद है। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, वो भी जेल के अंदर है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर, वो भी इस वक्त जेल के अंदर ही हैं। मनीष सिसोदिया इस वक्त तिहाड़ की जेल नंबर 1 में है। संजय सिंह की अगर बात की जाए तो वो जेल नंबर 2 में है। वहीं जेल नंबर 4 में विजय नायर बंद है। सत्येंद्र जैन की बात की जाए तो वो जेल नंबर 7 में बंद है। और अब बात की जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो वो भी इन्हें ज्वाइन करने के लिए तिहाड़ पहुंचने वाले हैं। जेल नंबर 5 को पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया गया है और इस वक्त कोर्ट के अंदर फॉर्मेलिटीज, कानूनी कामकाज किए जा रहे हैं और फिर वो कोर्ट से सीधा रवाना होंगे तिहाड़ जेल के लिए। तो केजरीवाल के तिहाड़ पहुंचने से पहले ही जेल नंबर 5 को सैनिटाइज कर दिया गया है। तो क्या अब जेल में ही मीटिंग होगी? क्या जेल से ही सरकार चलेगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अब तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जो इस तरफ इशारा करता हो कि वो आने वाले दिनों में इस्तीफा देने वाले हैं। और तो और आम आदमी पार्टी के नेता भी ये क्लियरली कह चुके हैं कि अब जेल से ही सरकार चलेगी, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। आप एक जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर को फर्जी मुकदमे में जब आपने ऐसा जेल में डाला है, कोई ट्रायल तो शुरू ही नहीं हुई है, कन्विक्शन तो दूर की बात है, तो उनका संवैधानिक हक है कि उनको, और हक भी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ टू सर्व द पीपल ऑफ दिल्ली। तो उसके लिए जो भी उचित लीगल कदम हमें उठाने पड़े वो जरूर उठाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही बने रहेंगे। चाहे ये जितने दिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखे, चाहे वो जितने कॉल आम आदमी पार्टी के विधायक को करे, जितनी भी ऑफर दे, एक विधायक नहीं टूटने वाला है आम आदमी पार्टी। आपने जैस्मीन शाह को सुना, आम आदमी पार्टी के नेता, जो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। अब ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जेल का मैनुअल आखिर क्या कहता है। क्या जेल से वाकई में सरकार चलाई जा सकती है? और अगर ऐसा होता है तो इसमें चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं, तो वो भी आपको बताती हूँ। तिहाड़ जेल के मैनुअल में जेल से सरकार चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते, क्योंकि जेल के मैनुअल के मुताबिक दिल्ली की जेलों में हफ्ते में 2 बार ही मुलाकात होती है, चाहे वो अंडर ट्रायल हो या फिर वो कन्विक्ट हो। जैसे ही परिजन जेल में आते हैं, उनको नाम देने होते हैं और वो किस किस से मिलना चाहते हैं ये तय किया जाता है। 10 लोगों के नाम उन्हें देने होते हैं और जो 10 लोगों के नाम वो देंगे, उनमें से ही कोर्ट जो है कोई एक जेल में टेलीफोन करेगा और फिर जाके कहीं टेली बुकिंग होती है, वहां पर यह बताया जाएगा कि किस तारीख को प्रिजनर से मिलने के लिए वो व्यक्ति आना चाहता है। जेल ऑपरेटर उसे ये बताता है कि हाँ, आप इस दिन आ सकते हैं ताकि आपको कन्वीनियंट रहे। एक बार मुलाकात में 3 मुलाकाती ही जेल के अंदर आकर मिल सकते हैं। अब मुलाकात के लिए तो एक जंगला तैयार होता है। अब आप सोचिए कि कोई मुख्यमंत्री अगर जेल में कैबिनेट मीटिंग करना चाहता है तो फर्ज कीजिए सौरभ भारद्वाज, आतिशी और गोपाल राय अगर इतने सारे नियमों के बाद फिर कहीं जाकर जेल में पहुंच भी जाते हैं कैबिनेट मीटिंग के लिए, तो ये मीटिंग कहाँ पर होगी? ये जंगलों में होगी।
जंगले में एक तरफ तो प्रिजनर खड़ा होता है और दूसरी तरफ मिलने वाले खड़े होते हैं और बीच में आयरन की बाकायदा एक ग्रिल होती है। आपको ये सारी बातें बड़ी फिल्मी लग रही होगी, लेकिन फिल्मी नहीं है, ये बातें हकीकत में हैं। एक तरफ प्रिजनर होगा, एक तरफ मुलाकात करने वाले व्यक्ति होंगे। जाली लगी हुई होती है जिससे कि कोई भी प्रोहिबिटेड चीज आपस में एक दूसरे को पास ना की जाए। मुलाकात का समय सुबह 9:30 बजे से शुरू होता है और 12:30 बजे तक की मुलाकात चलती है, मतलब कि 3 घंटे तक मुलाकात का वक्त होता है। जहां तक फाइलें साइन करने की बात हुई तो जेल से फाइल साइन नहीं कराई जा सकती। सुपरिटेंडेंट के ऊपर है, अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइल साइन करनी है तो जेल सुपरिटेंडेंट फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चलाई जा सकती। ये कुछ जो फिजिकल चैलेंजेस हैं मैंने उनकी बात की, लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, अरविंद केजरीवाल इज अ सीएम विदाउट पोर्टफोलियो। उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, वो केवल दिशा निर्देश देते हैं, वो केवल गाइडेंस देते हैं, वो हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। समस्या बड़ी है, लेकिन तय है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अगर देना ही होता तो आज कोर्ट में जाते वक्त उनके पास पूरा मौका था ये बताने का कि सरकार कैसे चलेगी, लेकिन उन्होंने इस मौके को इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने के लिए। उन्होंने क्या कहा आज कोर्ट जाते वक्त, आपको सुनाते हैं। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा, रामलीला मैदान क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा, रामलीला मैदान क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। आपने सुना, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। यानी कि अरविंद केजरीवाल भी ये जानते हैं कि जितना भी मौका उन्हें मिल रहा है, इस मौके को उन्होंने पूरी तरीके से इस्तेमाल करना है। आगामी लोकसभा चुनाव में एंटी मोदी सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए आप जानते हैं 15 अप्रैल तक वो जेल में ही रहने वाले हैं, तिहाड़ में ही रहने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में जब चुनाव की तारीख बड़ी नजदीक है, वो कोई कैंपेन नहीं कर पाएंगे, वो बातचीत नहीं कर पाएंगे, वो रैली नहीं कर पाएंगे, मीटिंग्स नहीं कर पाएंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने ये मौका भी चुना प्रधानमंत्री मोदी पर वार करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ मोदी पर ही हमला नहीं किया, बल्कि अपने मंत्रियों को भी आज जोर का झटका दे दिया। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने आज जल मंत्री आतिशी और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के लिए कुछ ऐसा कहा कि भरी अदालत में वो दोनों हैरान हो गए, एक दूसरे को देखने लगे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उस वक्त कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद थी। दोनों उनकी तरफ देखने लगे। लोग आपस में बात करने लगे कि अरविंद केजरीवाल तो तिहाड़ गए, तो क्या अब अगला नंबर ईडी के सम्मन का आतिशी और सौरभ भारद्वाज के लिए है? ये बड़ा सवाल क्यों? क्योंकि आज ईडी ने कोर्ट में लिखित में ये बताया कि कस्टडी के दौरान अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। उन्होंने ये कहा कि शराब घोटाले के आरोप में पकड़े गए विजय नायर उन्हें नहीं, यानी कि अरविंद केजरीवाल को नहीं, बल्कि आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते थे। जैसे ही अरविंद केजरीवाल का दिया हुआ ये स्टेटमेंट ईडी की ओर से पढ़ा गया, दोनों नेता हैरान हो गए और उन्होंने तुरंत, ये एक नेचुरल रिएक्शन होता है, जब आप हैरान होते हैं तो अपने आसपास देखते हैं। और सुनीता केजरीवाल जो इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं, फौरन इन दोनों ने सुनीता केजरीवाल को देखा। हालांकि विजय नायर खुद अपने बयान में पहले ये कह चुके हैं कि वो केजरीवाल के खास हैं, उनका घर भी केजरीवाल के बंगले के ठीक बगल में है। लेकिन पूछताछ में केजरीवाल ये कह रहे हैं कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते थे। अरविंद केजरीवाल के इस खुलासे के बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी चौंक गए। आतिशी से जब कोर्ट परिसर में इस बारे में सवाल किया गया तो उनका रिएक्शन क्या था, वो पहले आपको सुनाते हैं। नाम लिया गया, आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। नाम लिया गया, आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। आतिशी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज ईडी ने कहा है कि जो विजय नायर थे वो आपको रिपोर्ट करते थे और आप भी में जाएंगे। वो वाली जाती है भी जाएगी। हट्टू में चली जाए। आप लोग भाई साहब, थैंक यू सर, प्लीज। तो विजय नायर जो कि खुद इस वक्त जेल में है,
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। मीडिया ने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि शराब घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में खर्च किया गया था। एक तस्वीर आपको बताती हूँ। गोवा चुनाव में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी इंचार्ज थी। उस वक्त के कई डॉक्यूमेंट्स इस बात की तस्दीक भी करते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता ने ईडी को शराब घोटाले की पूछताछ में अपना बयान दर्ज करवाया था। एनडी गुप्ता ने अपने बयान में बताया था कि गोवा में जो पैसों को खर्च करने की बात कही जा रही है उसकी जानकारी सिर्फ गोवा आम आदमी पार्टी इंचार्ज को ही थी। अब गोवा आम आदमी पार्टी की इंचार्ज कौन थी, वो पूरा डॉक्यूमेंट जरा आप एलईडी पर लेकर आए। गोवा इलेक्शन की इंचार्ज आतिशी थी, तो क्या ईडी का अगला समन उन्हें जाएगा? बीजेपी कह रही है कि किसने पी किसने पिलाई कुछ पता नहीं चल रहा है। आम आदमी पार्टी के सभी नेता घोटाले में शामिल है, वो हम आपको बताएंगे बीजेपी का रिएक्शन क्या है। लेकिन पहले वो डॉक्यूमेंट आपको दिखा देते हैं। ही रिवील्ड दैट प्रभारी और स्टेट इलेक्शन इंचार्ज, देखिए, he revealed that प्रभारी और स्टेट इलेक्शन इंचार्ज makes these expenses। ये एनडी गुप्ता का स्टेटमेंट है। एनडी गुप्ता आगे और रिवील कर रहे हैं, the national convener is the one who decides who will head the state election for the party। देखिए, दोनों बातें हैं। वो ये क्लियर कह रहे हैं कि प्रभारी जो है उनके हाथ में एक्सपेंसेस का पूरा काम होता है कि कहाँ खर्च करने हैं, रैली में कितने जाएंगे, पोस्टर बैनर्स में कितने जाएंगे, कार्यकर्ताओं को भीड़ जुटाने के लिए, चेयर्स लगाने के लिए कितने पैसे जाएंगे, ये केवल प्रभारी तय करता है। ही मैनेजेस द एक्सपेंसेस। लेकिन आगे गुप्ता ये भी कह रहा है कि ही रिवील्ड दैट नेशनल कन्वीनर इज वन हु डिसाइड्स हु विल बी द स्टेट इलेक्शन हेड। यानी कि किसी भी राज्य में प्रभारी कौन बनेगा ये तो नेशनल कन्वीनर ही तय करता है। नेशनल कन्वीनर कौन है? वो अरविंद केजरीवाल हैं। इस बीच बीजेपी को एक मौका मिल गया है। पहले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन सब पर आरोप लगाने के साथ साथ अब अगला नंबर आतिशी और क्या सौरभ भारद्वाज का है। आपको दिखाते हैं किस तरीके से बीजेपी निशाना साध रही है। केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। यह दर्शाता है, या जिसे हमने हिंदी में एक कहावत है ना, एक हु तो समझाइए आके कूप ही में ही भांग पड़ी है। अर्थात एक व्यक्ति हो जो गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसे आप सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हो, नशे में हो, पर ऐसा लगता है कि कुएं में ही भांग पड़ी है, तो जिसने पिया वही नशे में है। यह गंभीर प्रश्न उठा रहा है। और अब इसके साथ यह भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरीवाल जी निरंतर ईडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे। शायद उनको लग रहा हो, और उनके आम आदमी पार्टी के बाकी सदस्य जो बहुत ही उत्साह और उच्छृंखलता के साथ उनका बचाव करते नजर आ रहे थे, शायद वो इस संभावित खतरे से डर रहे थे कि मानो वो कह रहे हो कि केजरीवाल जी कह रहे हो, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। वैसे आम आदमी पार्टी लगातार ईडी के एक्शन को राजनीतिक साजिश बता रही है और वो उल्टा बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी ने 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं की है और देश के सामने गलत तथ्य रखकर ईडी माहौल खराब बताने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। मैम, अब अरविंद केजरीवाल को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? और कोर्ट रूम में जो एजी हैं उन्होंने कहा कि विजय नायर ने सौरभ भारद्वाज और साथ में आतिशी सिंह के बारे में जिक्र किया है। देखिए, लगातार इस केस में आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए कानून का दुरुपयोग कैसे किया जाता है भाजपा द्वारा, वो देखने को मिल रहा है। लगातार 2 साल से ऊपर की जांच के बाद हमारे किसी भी नेता से ईडी एक चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाई। अब भी इन्वेस्टिगेशन के नाम पर
हिरासत बढ़ती जाएगी जब तक ईडी ऐसा ना कहे कि उनको बेल पे कोई आपत्ति नहीं। कहा है कि विजय नायर सीधा आतिशी सिंह को रिपोर्ट करते थे और करीबन 45 करोड़ रुपए का लगभग उसका जिक्र किया है कि गोवा के इलेक्शन में वो हुआ है, जिसका उनके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और बाकी तमाम डिटेल्स। देखिए, ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को सबमिटेड होती है। एक लिमिट होती है जहां पे चुनावी पार्टीज कितना फंडिंग कितना खर्च सकती हैं चुनाव में, तो वो सारी जानकारी सार्वजनिक है। ये सारी सूत्र बेस्ड जानकारी न्यूज में चलाकर ईडी सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश करती है। वैसे आज कोर्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मौजूद थी। जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तब से सुनीता केजरीवाल जबरदस्त भूमिका में हैं। वो ना सीएम है, ना वो दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर हैं, यहाँ तक कि पार्टी की कोई पदाधिकारी भी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से, केजरीवाल की ओर से और पार्टी की ओर से वही चेहरा है। वही हिरासत से केजरीवाल के वीडियो मैसेज सुना रही हैं, वही मंच से पार्टी कमान संभाल रही हैं और वही भूमिका भी बता रही हैं, वही इमोशनल सेंटिमेंट भी जगा रही हैं। पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? एक ही मकसद है, इनको चुनाव में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। आपने ये पूरा बयान देखा, आपने देखा पीछे आतिशी भी खड़ी हुई थी, सौरभ भारद्वाज भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। इस वक्त दिल्ली सरकार में अगर नंबर 2 और नंबर 3 की बात की जाए तो वो दोनों मौजूद थे, लेकिन दोनों चुप रहे थे। बोल कौन रही थी? सुनीता केजरीवाल। आतिशी और सौरभ और गोपाल राय दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, लेकिन लीड रोल में सुनीता केजरीवाल नजर आ रही हैं। कोर्ट में केजरीवाल से काफी देर तक उन्होंने बात की। केजरीवाल से क्या उन्होंने आगे की रणनीति समझी है या बाहर क्या हो रहा है ये जानकारी दी है? क्या लोकसभा चुनाव में अब सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी का मेन चेहरा होंगी? ये बड़ा सवाल है और क्यों ये सवाल उठ रहा है, इसके पीछे कारण है। कल जब रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की रैली हुई थी तो सोनिया गांधी के बगल में चेयर पर बैठी हुई थी सुनीता केजरीवाल। सोनिया गांधी के बगल में आतिशी भी हो सकती थी, लेकिन वो पीछे थी। सौरभ भारद्वाज भी हो सकते थे, लेकिन वो भी पीछे थे। एक स्वास्थ्य मंत्री है, एक जल मंत्री है, लेकिन पूरी लाइमलाइट बटोरी सुनीता केजरीवाल ने। वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन ऐसा लगा जैसे मानो सुपर सीएम की भूमिका में आ गई हो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? सुनीता केजरीवाल ने डायरेक्ट जनता से ही पूछ लिया कि क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जनता ने जवाब ना में दिया और वही अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि मैंने तो जनता की बात सुनी है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और ना वो देने वाले हैं। आज जैस्मिन शाह ने भी, पार्टी के नेता ने ये बात कह दी। फिलहाल आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप इस वक्त तिहाड़ में ही बंद है, जेल से सरकार चलाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा? क्या अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बैठाएंगे? क्योंकि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आने के बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि बहुत जल्द अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी शायद ईडी का समन भेजा जा सकता है, क्योंकि कहा यही गया ना कि सीधा सीधा उन्हें रिपोर्ट किया जाता था। और सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से एक्टिव है, सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं ये जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है? सुनीता केजरीवाल या गोपाल राय या राघव चड्ढा, जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन आया है, जब से वो हिरासत में गए हैं, राघव चड्ढा देश में नहीं है। वो कहां है इस पिक्चर में? ये अहम सवाल है। गोपाल राय आज भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे, लेकिन क्या वो कमान संभालेंगे? और अगर वो कमान संभालते हैं तो फिर क्या सुनीता केजरीवाल मुख्य भूमिका में तब भी होंगी जो पार्टी को कमांड करेंगी?
अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में होंगे, बाहर सुनीता केजरीवाल माहौल बनाएंगे, इमोशनल कार्ड्स खेलेंगे, आम आदमी पार्टी के वोट बैंक को इंटैक्ट रखने की कोशिश करेंगे और किसी भी पॉलिटिशियन को यह करना भी चाहिए। आज कोर्ट में भी जब केजरीवाल ने न्यायिक हिरासत के बाद अपनी कुछ डिमांड्स रखी तो वो भी बहुत सोच समझ कर रखी। बिल्कुल एक शॉप पॉलिटिशियन के तौर पर अरविंद केजरीवाल आज दिखाई दिए। अरविंद केजरीवाल ने जज से 3 किताबें मांगी। जब आप उन 3 किताबों का नाम जानेंगे तब आप ये समझेंगे कि अरविंद केजरीवाल ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि चुनाव नजदीक है, हिंदू सेंटिमेंट कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन्होंने पहली किताब की मांग की रामायण, उन्होंने किताब की मांग की गीता और साथ ही साथ एक और बड़ी दिलचस्प किताब मांगी, वो थी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल एक लॉकेट पहनते हैं, धार्मिक लॉकेट है। उन्होंने जेल जाने के दौरान ये भी परमिशन मांगी कि अरविंद केजरीवाल क्या ये धार्मिक लॉकेट पहन सकते हैं। इसके अलावा वो शुगर के मरीज हैं, उन्होंने दवाइयों की मांग की और एक स्पेशल डाइट की भी बात की जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें परमिशन दे दी है। ये तो बात हुई अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स के तरीके की। इतना तो तय है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने वाले हैं जब तक आगे कोई नया ट्विस्ट नहीं आ जाता। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट आया जिसका जिक्र अब हम राजधर्म में करने जा रहे हैं। वो ट्विस्ट इलेक्शन से पहले एक ऐसे द्वीप को लेकर आया है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और फिर से इंदिरा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जी हां, राजधर्म में अब बात कर रहे हैं कच्चाथीवू द्वीप की। श्री वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है, मित्राणि धन धान्यानि प्रजानाम सुमत्तानिव जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी इसका अर्थ मैं आपको समझाऊंगी। कहानी यह है कि लंका विजय के बाद लक्ष्मण ने राम को लंका में कुछ दिन रुकने के लिए कहा था। जाहिर है लंका बहुत ही सुंदर थी, रावण की लंका में क्या कुछ नहीं था, इसलिए लक्ष्मण ने राम से कहा कि आप कुछ दिन यहीं रुक जाएं। लेकिन राम ने कहा मित्र, धन, धान्य ये संसार में बहुत सम्मान के प्राप्त हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान किसका है? वो माँ का है, मातृभूमि का है। ये स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। जहां मातृभूमि को सबसे ऊपर दर्जा मिला हो, जिसे स्वर्ग के समान कहा गया हो, क्या उस मातृभूमि के एक हिस्से को किसी समझौते के तहत किसी दूसरे राष्ट्र को देना सही है? आज राजधर्म में कहानी कच्चाथीवू की होगी, एक द्वीप की जिसे इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को दे दिया और आज विवाद इसी द्वीप पर खड़ा हुआ है। भारत के आखिरी छोर रामेश्वरम और पड़ोसी देश श्रीलंका के बीच हिंद महासागर के दक्षिणी छोर पर कच्चाथीवू नाम का एक टापू है। आइए आपको पूरा द्वीप दिखाती हूं और इसकी लोकेशन बताती हूं वो कहां पर है। तकरीबन 285 एकड़ में फैला हुआ ये द्वीप कभी मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। ये देखिए, ये मैप आपके सामने रखती हूं। रामेश्वरम से इसकी दूरी लगभग 19 किलोमीटर की है, वहीं श्रीलंका से इसकी दूरी 16 किलोमीटर की है। भारत और श्रीलंका के बीच वे द्वीप आज से नहीं बल्कि 17वीं शताब्दी से एक ब्रिज की तरह था। इसका इस्तेमाल मछली पकड़ने के लिए किया जाता रहा है अलग अलग मौके पर। मछुआरों के लिए, खासतौर पर भारतीय तमिल मछुआरों के लिए मछली पकड़ने का ये सबसे आसान और बेहतर विकल्प रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि इस द्वीप के आसपास का पानी बहुत गहरा है। 17वीं शताब्दी में यह द्वीप मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। अंग्रेजों के शासनकाल में कच्चाथीवू द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आया। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच काफी बड़ा समुद्री क्षेत्र है। ये तो आप देख ही रहे हैं ना कितना बड़ा समुद्री क्षेत्र है। यहाँ कई सारे द्वीप हैं जिनमें से एक द्वीप का नाम है कच्चाथीवू। इसकी अधिकतम चौड़ाई 300 मीटर है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है, जो 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना था। रॉबर्ट पार्क 1755 से 1783 तक मद्रास प्रांत के अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे। उन्हीं के नाम से इस समुद्री क्षेत्र का नाम पार्क स्ट्रेट रखा गया था। अब आप ये सोचेंगे कि भारत के दक्षिणी छोर पर तो पानी ही पानी है, इसके बावजूद श्रीलंका जो कि खुद एक आइलैंड है, फिर भी एक द्वीप को लेकर यह विवाद क्यों है, ये आगे मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन यह विवाद अभी क्यों शुरू हुआ, पहले इसके कारण आपके सामने रख देती हूं। 1921 में इस द्वीप पर हक को लेकर पहली बार विवाद शुरू हुआ था। उस समय श्रीलंका सिलोन के नाम से जाना जाता था।
वहां भी भारत की तरह अंग्रेजों का ही कंट्रोल था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इस द्वीप का सर्वे करवाया और सर्वे के बाद इस द्वीप को श्रीलंका का हिस्सा बताया। लेकिन भारत की तरफ से इस पर कड़ा विरोध दर्ज किया गया था। ऐतिहासिक रूप से राजा रामानंद की जिम्मेदारी का ये हिस्सा हुआ करता था। देश की आजादी तक ये विवाद ज्यों का त्यों बना रहा। श्रीलंका भी इसे अपना अधिकार क्षेत्र मानती थी, भारत भी इसे अपने अधिकार क्षेत्र में कहता था। 1974 तक दोनों देश कच्चातीवू द्वीप का प्रशासन संभालते थे। वजह सिर्फ एक थी, मछली पकड़ने की जगह। जी हाँ, जहां पर आसानी से मछलियां मिल जाती थी। गहरा पानी है, जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको कहा। दोनों देश के मछुआरे यहां से अपना हक छोड़ना नहीं चाहते थे। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब इस समुद्री सीमा रेखा विवाद को सुलझाने के लिए साल 1974 में दोनों देशों के बीच एक बैठक हुई। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति बंडारनायके के बीच हुई इस बैठक में एक समझौता किया गया। इसी समझौते का आज बार बार जिक्र किया जा रहा है। इसे ही विवाद की जड़ बताया जा रहा है। ये समझौता 2 हिस्सों में किया गया था। 26 जून को कोलंबो में और 28 जून को दूसरी बैठक दिल्ली में हुई। और इस समझौते के तहत भारत ने इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट्स के तहत कच्चातीवू श्रीलंका को दे दिया। उस वक्त इंदिरा गांधी ने इस द्वीप को श्रीलंका को एक गिफ्ट के रूप में देते हुए बिना किसी रणनीतिक महत्व वाली एक साधारण चट्टान कहा। सोचिए जरा, साधारण चट्टान। Both India and Sri Lanka became independent. There were issues between the military of the two countries about using this island, and that's how this issue actually came up as an issue between the governments. And from the 1960s, this issue picked up, and it was particularly discussed. There were many discussions, but I think the most important one was a discussion in 1974, few months before the Kachativu agreement was done, when the then Sri Lankan Prime Minister Sirimavo Bandaranaike came and met Indira Gandhi ji, who was then Prime Minister of India. So this broadly is the issue. These are the claims. But as I said, we know who did it. We are today looking and discussing who hid it. तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई के आरटीआई में समझौते का खुलासा हुआ है। बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने कच्चातीवू के बारे में जानकारी को लेकर एक आरटीआई दायर की थी। आरटीआई से जो जवाब आया उसमें लिखा है कि साल 1974 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मावो भंडारनायके के बीच एक समझौता किया गया था और इसके तहत कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा ने तमिलनाडु में लोकसभा कैंपेन को देखते हुए यह समझौता किया था। आरटीआई में यह खुलासा हुआ कि 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को एक गिफ्ट के तौर पर दिया। रिपोर्ट में यह कहा गया कि समझौते में कुछ शर्तें भी रखी गई, जैसे भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप पर जा सकेंगे। द्वीप पर बने हुए चर्च में भारतीय लोगों को एंट्री मिलेगी, वो भी बिना वीजा की एंट्री होगी। नरेंद्र मोदी ने कच्चातीवू के मुद्दे पर कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मां भारती के एक अंग को काटा। आज भी देश कांग्रेस के रवैये की कीमत चुका रहा है। कच्चातीवू का मुद्दा मोदी ने मेरठ की रैली में पब्लिक के सामने रखा। कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच